OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and we are studying the chapter Synthetic Fibers and Plastics. Now we have completed the chapter and as promised, I am here with the important questions from this chapter. So let us get started. The first question is, explain why some fibers are called synthetic. हम कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों बुलाते हैं? सिंपल सी बात है, बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक, प्लस दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. ठीक है, तो एक तो वो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाए गए होते हैं, दूसरी चीज कि वो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल सम फाइबर्स synthetic. So what will be the appropriate answer? The answer will be some fibers are called synthetic fibers because they are made by man using the chemicals. Okay. Next question is, mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because it has a silk-like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fibers can be woven like those of natural fibers. आपसे पूछा जा रहा है कि रेयन जो है, रेयन डिफरेंट कैसे, बाकी सिंथेटिक फाइबर्स से डिफरेंस क्या है रेयन में. ठीक है, कि बाकी सिंथेटिक फाइबर्स कैसे अलग है. रेयन सिंथेटिक फाइबर होने के बाद भी सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा अलग है. व्हाट इज द रीजन? दैट इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कि रेयन का सिल्क लाइक अपीयरेंस है, इसलिए वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो केमिकल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, केमिकल्स की हेल्प से सिंथेसाइज किए जाते हैं, वेयर एज रेयन इज द ओनली सिंथेटिक फाइबर्स जिसका जो सोर्स है वो एक नेचुरल सोर्स है. रेयन जो है वो वुड पल्प से बना हुआ है. सो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द wood pulp, right? It is obtained from the wood pulp and that is why it is different from other synthetic fibers, right? So the correct answer will again be that it is obtained from the wood pulp. The next question is question number 3 and that is fill in the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called dash और डैश फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या नाम देते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स को हम लिख सकते हैं एज अ मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स. ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड और आर्टिफिशियल. ठीक है, तो हम सिंथेटिक फाइबर्स को ही मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स जो है एक रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज किया जाता है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है केमिकल से सिंथेसाइज किया जाता है. तो वो केमिकल कौन सा केमिकल होता है? दैट इज पेट्रोकेमिकल. ठीक है, उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल. हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो केमिकल से सिंथेसाइज किए जाते हैं. तो कौन सा केमिकल होता है? वो पेट्रोकेमिकल. लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर. मैंने आपको बताया था जब हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, दैट सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक both are polymers. Okay, now let us match our answers from the correct one. The answers are, the first is man made and artificial, yes. Then the second will be petrochemicals and the third one will be polymer. Okay, now the fourth question is, give examples which indicate that nylon fibers are very strong. हमें कुछ ऐसे examples देने हैं कि जो ये indicate करे कि nylon fibers बहुत strong fibers होते हैं. When we have discussed about the nylon, we have discussed that nylon is a very strong fiber. In fact, it is, अगर हम नायलॉन की वायर्स बनाए ना, तो नायलॉन की वायर्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन दी स्टील वायर्स. तो कैसे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं सो दैट इट विल प्रूव दैट यस द नायलॉन फाइबर्स आर दी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स. तो देखते हैं आंसर क्या है. द आंसर इज
दे आर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। सबसे पहली चीज की पैराशूट्स बनाने के काम आते हैं। रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जब आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा बॉडी वेट होता है आपका, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो रोप चाहिए होती है, और बिकॉज नायलॉन फाइबर्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो हम जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनाते हैं, इनफैक्ट जो पैराशूट्स बनाते हैं वो भी हम किससे बनाते हैं, नायलॉन फाइबर्स से बनाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कार सीट बेल्ट्स। ठीक है, कार की जो सीट बेल्ट्स होती हैं उनको हम बनाते हैं नायलॉन फाइबर्स से। फिशिंग नेट्स बनाते हैं, जब फिशिंग पे जाते हैं तो उनके नेट्स बनाते हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा अक्सर कि फिशेस जो है एक साथ बहुत सारी आती हैं, सो वी हैव टू मेक द नेट सो स्ट्रॉन्ग कि वो फिशेस के वेट से फट ना जाए। तो नायलॉन के नेट्स बनते हैं बिकॉज नायलॉन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, और वो फाइबर्स जो होते हैं, जो नेट्स होते हैं, वो फिशेस का वेट बेयर कर सकते हैं। राइट नाउ टायर हम बनाते हैं, कॉर्ड्स हम बनाते हैं, स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स, जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसका जो रैकेट में जो स्ट्रिंग होते हैं ना, इनफैक्ट वो भी नायलॉन से बनते हैं, और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्ट्रिंग्स भी नायलॉन से बनते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट इंडिकेट that nylon is a very strong fiber, right? Let us jump to another question, and that is explain why plastic containers are favored for storing food. मतलब हम हमेशा प्लास्टिक के कंटेनर्स में फूड क्यों स्टोर करते हैं, हम किसी मेटल कंटेनर में फूड क्यों नहीं स्टोर करते? The answer will be plastic containers are favored for storing food because of the following reasons. The first one is plastic do not react with the food stored in them. प्लास्टिक जो है अनरिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, फूड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, तो उससे क्या होता है, फूड हमारा स्पॉइल नहीं होता है और हम उस फूड को दोबारा भी खा सकते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज वेरी लाइट इन वेट एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक जो होता है लाइट इन वेट होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। दूसरा, इट इज इजी टू हैंडल एंड सेफ, आराम से कहीं भी आप उठा के रख सकते हो, अगर गलती से आपके हाथ से गिर भी गया तो टूटेगा नहीं। वेयर एज मेटल्स या ग्लास के अगर हम कंटेनर्स लेंगे तो उनके टूटने के चांसेस हैं, मेटल्स जो है बेंड हो सकते हैं, उनकी शेप भी बिगड़ सकती है, बट प्लास्टिक के केस में जनरली ऐसा नहीं होता। सो दीज आर द रीजंस दैट प्लास्टिक्स आर प्रेफर्ड टू स्टोर द food items, right? Next question, the next question is explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. When we were discussing the chapter, we have discussed about the thermoplastics and thermosetting plastics, and we have also discussed the difference between them. So यहाँ पे क्या difference हम quote करेंगे, क्या डिफरेंसेस हम लिखेंगे? द फर्स्ट वन इज दीज प्लास्टिक्स आर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट होती है मोनोमर्स की, वो कैसी होती है, लीनियर अरेंजमेंट होती है, तो जैसे ही हम उसको हीट करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको हम रीशेप कर सकते हैं, बार बार हम बेंड कर सकते हैं, बार बार हम नई नई शेप्स दे सकते हैं। Whereas अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं उनमें जो है कैसी पॉलीमर्स जो हैं, उनकी जो मोनोमर्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक, उसकी वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते और हम उनको रीशेप या बेंड नहीं कर सकते हैं। The next point is they do not lose their plasticity. Plasticity मतलब the characteristics of plastic. ये अपनी plasticity lose नहीं करते हैं, ये अपनी characteristic lose नहीं करते। कौन नहीं lose करते हैं? Thermoplastics lose नहीं करते हैं अपनी plasticity, अपनी characteristic lose नहीं करते। Whereas thermosetting plastic की बात करें तो अगर हम thermosetting plastic पे heat, pressure ये सब का application करेंगे, heat का application करेंगे, pressure का application करेंगे, तो क्या होगा, वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देंगे, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी खूबी है, वही लूज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो एग्जांपल्स कैन बी पॉलीथीन, पीवीसी, और जो हमारे थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स है दैट कैन बी बैकेलाइट, मेलामाइन एटसेट्रा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो हमारे सॉस पैन के हैंडल्स हैं
ठीक है, हमारे जो कुकर के हैंडल्स हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्यों बने? क्योंकि एज आई हैव सेड कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो काफी हीट रेजिस्टेंट होता है। इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को रेजिस्ट करता है, गर्म नहीं होता है। तो अगर कुकर गर्म होगा, अगर हमारा सॉस पैन गर्म होगा, तो हम उसे कैसे उठाएंगे? हैंडल की हेल्प से उठाएंगे, और अगर हैंडल भी गर्म होगा तो हम तो उसे उठा ही नहीं पाएंगे। दैट इज द रीजन वाई कि सॉस पैन या कुकर वगैरह के हैंडल्स जो होते हैं ना, वो बैकेलाइट के बने होते हैं या किसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity as well. They are bad conductor of heat and electricity. तो heat अगर वो bad conductor है तो obviously वो तो गर्म होगा ही नहीं, तो हम आसानी से उसका हैंडल पकड़ सकते हैं। दैट इज द रीजन कि सॉस पैन के हैंडल्स, कुकर के हैंडल्स जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं, फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, राइट। सेकेंड आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सब भी एक टाइप के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। उसका क्या रीजन है? एज आई हैव सेड अर्लियर कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उनके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। हम उसको टच करते हैं, हम उसको छूते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे कांटेक्ट में आएगी तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना होती है, राइट। तो इसलिए जो है हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम इन सारे इलेक्ट्रिक प्लग्स, प्लग बोर्ड, स्विचेस को बनाते हैं सो दैट हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, राइट। सो लेट अस सी द करेक्ट फॉर्म ऑफ आंसर व्हिच यू कैन राइट इन योर टेस्ट. The answer will be, since thermosetting plastics are a bad conductor of heat and do not get heated up while cooking, they are used for making saucepan handles, as I have said, कि these are the bad conductor of heat. और B वाले का क्या आंसर होगा? Since thermosetting plastics are bad conductor of electricity and the electric current does not pass through such plastics, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, वो पास नहीं होने देते इलेक्ट्रिक करंट अपने थ्रू. That is why they are used to make electric plugs, switches or plug boards, right? Now let us jump to the next question, that is question number 8. Categorize these materials of the following products can be recycled or cannot be recycled. अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कैन बी रिसाइकिल्ड का क्या मतलब होता है? रिसाइकिल करने के लिए हमें उसे हीट करना पड़ेगा, उसको मोल्ड करना पड़ेगा, उसको कोई दूसरी शेप देनी पड़ेगी, मतलब रीशेप करना पड़ेगा. अब हमने अभी तक दो तरीके के प्लास्टिक्स पढ़ लिए. एक ऐसे जो मोल्ड हो जाते हैं, हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, हम उनको रीशेप कर सकते हैं. वेराज दूसरे तरीके के प्लास्टिक यानी कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो रीशेप हम नहीं कर सकते, हीट करने पर भी वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या देखना, हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? रिसाइकिल वही होंगे जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक्स, और रिसाइकिल वो नहीं होंगे जो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे. सो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, आपने देखा होगा टेलीफोन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ वेरी हार्ड प्लास्टिक्स. तो आई डोंट थिंक सो दे कैन बी रिसाइकिल्ड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. दिस कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. लेट अस गिव द नंबर. जो कैन बी रिसाइकिल्ड है उसको हम 1 नंबर देते हैं, और जो कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड है उस पे हम 2 नंबर लिखेंगे. सो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रिसाइकिल नहीं हो सकते, तो लेट अस राइट इट टू. प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक टॉयज जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, तो अगर हम हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और हम उनको रीशेप कर सकते हैं, तो दे कैन बी रिसाइकिल्ड. ओके. कुकर हैंडल्स, अभी तक हम बात कर रहे थे, कुकर हैंडल्स जो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं, हार्ड होते हैं, तो दे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड. कैरी बैग्स, दे कैन बी रिसाइकिल्ड. जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं वो हमेशा रिसाइकिल हो जाएंगे. सो हमारे जो बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक, दैट मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो ये भी रिसाइकिल नहीं होंगे, सो वी विल गिव इट अ नंबर 2. Now, plastic bowls can be recycled because they are made up of thermoplastics. Plastic coverings on the electrical wires, they can be recycled because they are made up of thermoplastics. ठीक है, वो soft plastic से बने होते हैं, तो they can be recycled. Plastic chairs can be recycled, but electrical switches, again, are made up of bakelite, that is a thermosetting plastic, so it won't be recycled.
राइट। तो हमने रिसाइकिल वाले को, जो रिसाइकिल हो सकते हैं उनको क्या नंबर दिए 1, और जो रिसाइकिल नहीं हो सकते उनको नंबर दिए 2। नाउ लेट अस मैच आवर आंसर्स विद द करेक्ट वन। सो कैन बी रिसाइकिल्ड में क्या होगा, प्लास्टिक टॉयज, यस, कैरी बैग्स, यस, प्लास्टिक बोल्स, यस, plastic covering on electrical wires, yes, and plastic chairs, okay, and cannot be recycled में telephone instruments, cooker handles, ballpoint pens and electrical switches. So these can be recycled and these are the list that cannot be recycled. So we have differentiated these items as they can be recycled or cannot be recycled. Now the next question is, Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made up of synthetic material? Advice Rana, giving your reason. कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए गर्मियों में या सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट्स खरीदनी चाहिए? सी कॉटन इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट। गर्मियों में बहुत स्वेट जो है वो निकलता है हमारी बॉडी से, एंड कॉटन इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, वेयर एज सिंथेटिक मटेरियल्स जो है वो ज्यादा अच्छे एब्जॉर्बेंट नहीं है। तो वी शुड एडवाइज राना दैट ही शुड बाय अ कॉटन शर्ट, राइट? So the correct answer will be he should buy cotton shirts. This is because cotton has more capacity to hold moisture. मैंने कहा cotton is a very good absorbent. Absorbent मतलब जो भी पसीना निकलेगा, कोई भी moisture होगा तो वो cotton जो है उसको absorb कर सकता है. This is the reason why we should advise Rana to buy the cotton shirts, because cotton has the more capacity to hold moisture than the synthetic clothes. In summer we have extensive sweating, बहुत ज्यादा sweating होती है, which is easily soaked by cotton. Easily जो है cotton shirt जो है soak कर लेगी. Hence cotton clothes are much better than the clothes made up of synthetic material. That is why cotton clothes are preferred during the summer, right? Now the next question is, give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. As we have read already about the plastics, we have read that plastics are generally non-corrosive in nature. Non-corrosive का मतलब क्या है कि अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो प्लास्टिक कोरोड नहीं होता है, खराब नहीं होता है. तो इसके एग्जाम्पल्स हम क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेजिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन. The literal meaning of non-corrosive is resistant to get destroyed by the chemical action. कोई भी केमिकल का एक्शन उस पे ना हो, ठीक है, चाहे वो हमारे एसिड रेन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और केमिकल क्यों ना हो. तो कैसे हम एग्जाम्पल्स देंगे ताकि हम ये बता सके कि प्लास्टिक जो है हमारा, ताकि हम ये बता सके कि जो हमारा प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव है. सो फर्स्ट एग्जांपल विल बी प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट. सबसे पहली चीज कि प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं उनके जो आइटम्स उनमें हम स्टोर करेंगे उससे रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब नॉन रिएक्टिव है. तो आइटम्स चाहे अंदर स्टोर हो चाहे वो किसी और आइटम के साथ कांटेक्ट में आए, वो उनसे रिएक्ट नहीं करेंगे. जब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो कोरोड नहीं होंगे. दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर. अगेन अनलाइक आयरन, आयरन जो है मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो रस्ट हो जाता है. इनफैक्ट कुछ मेटल्स और भी हैं जो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से रस्ट हो जाते हैं, बट प्लास्टिक के साथ ये केस नहीं है. प्लास्टिक अगर मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो रस्ट नहीं होता है. एंड व्हाट इज द थर्ड एग्जांपल? दे डू नॉट गेट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. प्लास्टिक्स डू नॉट डिकम्पोज. जनरली प्लास्टिक्स जो है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, एंड दीज आर द थ्री रीजंस दैट प्लास्टिक इज नॉन कोरोसिव इन नेचर, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, should the handle and bristles of toothbrush be made from the same material? हम जो टूथब्रश यूज करते हैं उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, जो हम अपने ब्रश करने के टाइम पे जो हम टीथ पर रगड़ते हैं, वो जो ब्रिसल्स होते हैं और एक हैंडल होता है जिसको हम पकड़ते हैं, तो क्या दोनों चीजें सेम मटेरियल से बनी होनी चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस ओवर दिस? दोनों चीजें सेम मटेरियल से बना सकते हैं? नहीं, दोनों चीजें हम सेम मटेरियल से नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि जो हमारे गम्स होते हैं, टीथ के ऊपर जो गम्स हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर. अगर हम हार्ड मटेरियल से उनको ब्रश करेंगे उन गम्स को तो दे विल ब्लीड. तो हमारे जो ब्रिसल्स होते हैं दैट शुड बी मेड अप ऑफ
सॉफ्ट मटेरियल, राइट। वेयर एज जो हमारे हैंडल होता है, जो ब्रश का हैंडल होता है जिसे हम पकड़ते हैं, दैट शुड बी मेड फ्रॉम हार्ड मटेरियल फॉर दी फर्म ग्रिप, ताकि हम उसे अच्छे से पकड़ सके, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट्स द आंसर. No, the handle and bristles of a toothbrush should not be made of the same material. ठीक है, दोनों सेम मटेरियल से नहीं बने होने चाहिए. क्यों? Because our gums are soft and bristles should be made of soft material so that it does not hurt the gums. Gums मतलब जो हमारे दांत के मसूड़े होते हैं, जो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इसलिए जो हमारे ब्रिसल्स, ब्रश के जो ब्रिसल्स होने चाहिए, that should also be made up of soft materials. On the other hand, the handle should be made up of hard material so that it can give a firm grip. बहुत अच्छे से हम उसको grip कर सके. That is why it should be made up of hard material, right? Now, the next question is, avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. We have studied that how plastics are non-biodegradable, और वो कितना ज्यादा टाइम लेते हैं. Almost they are in fact non-degradable, right? वो degrade भी नहीं होते हैं, and how they are hazardous to us, how they are hazardous to our environment. So here the question is कि हमें plastic avoid करना चाहिए as far as possible. What is your views on this statement? So the answer will be plastics must be avoided as far as possible. The materials made up of plastics are non-biodegradable. The use of plastics has a bad effect. बहुत bad effect होता है हमारे environment में. जब plastic burn करते हैं तो it releases poisonous gases in the atmosphere that causes air pollution. These plastic materials when eaten up by animals, अगर गलती से कोई animal खा गया तो it will choke their respiratory system. पूरा respiratory system उस animal का खराब हो जाता है, and this can cause the death of the animal. The waste plastic articles thrown here and there carelessly get into the dirty waters and drains and sewers and block them. ठीक है, ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स, इनफैक्ट ये पॉलिथीन हम कहीं भी सड़क पे ऐसे फेंक देते हैं, तो ये जब जाती हैं, जब ये सीवर्स में जाती है, ड्रेन्स में जाती है, पूरी ड्रेन ब्लॉक कर देती है, और पूरा जो गंदा पानी होता है वो सड़कों पे फैल जाता है. इन अ नटशेल, प्लास्टिक कैन बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है. Now the next question here is, match the terms with column A correctly with the phrases given in column B. Now we have to match this. So polyester, what is a polyester? Polyester prepared by using wood pulp, used for making parachutes and stockings, used to make non-stick cookware, or fabrics do not wrinkle easily. So polyester is a fabric that do not wrinkle easily, so it will be the first. Now Teflon, Teflon is used to make the non-stick cookware, तो इसको हम match करेंगे second से, right? Rayon is the fiber that is prepared by using the wood pulp. Rayon is known as artificial silk as well, and it is prepared from the wood pulp. So इसका आंसर होगा थर्ड. एंड नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, तो ये हो गया आपका फोर्थ. सो दिस इज द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. नाउ लेट अस जंप टू क्वेश्चन नंबर 14. That is, manufacturing synthetic fibers is actually helping the conservation of forest. Comment. ठीक है, जब हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं तो हम इनडायरेक्टली फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, हम कंजर्व कर रहे हैं. कैसे? हाउ? द आंसर विल बी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंसेस. हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, कोई हम नेचुरल मटेरियल का यूज नहीं कर रहे हैं. इसलिए इन टर्न वी आर सेविंग आवर forest, we are conserving our forest by making the synthetic fibers, because we are making the synthetic fibers with the help of chemicals, right? Now the last question of this chapter will be, describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो है एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो आपसे ये पूछा गया है कि एक एक्टिविटी करके बताइए, आप ये प्रूव करिए कि थर्मोप्लास्टिक जो है एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे हम ये एक्टिविटी करेंगे, वी विल नो दिस इन डिटेल. So here what you have to do, you have to arrange a circuit as shown in the given figure. ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक लाइट बल्ब लिया है.
दो क्रोकोडाइल क्लिप्स लिए हैं, एक थर्मोप्लास्टिक का मटेरियल लिया हुआ है, उसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है और कनेक्टिंग वायर से हमने सारे सर्किट को जोड़ा हुआ है। नाउ लीव अ गैप बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर, प्लेस द थर्मोप्लास्टिक इन द गैप। यहाँ पे हमने वायर के बीच में थर्मोप्लास्टिक को लगाया है और क्रोकोडाइल क्लिप्स की मदद से जो है इसे कनेक्ट किया है। एंड जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे, जब हम इसको सेल से कनेक्ट करेंगे, वी विल सी दैट ये जो लाइट बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों ग्लो नहीं करेगा? क्योंकि यहां से, ठीक है, क्योंकि जब हमारा सेल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होगी तो बीच में आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक। यहां से मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हुई, यहां तक तो गई, पर थर्मोप्लास्टिक तो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं। जब यहां से नहीं जाएगी तो यहां भी नहीं पहुंचेगी इलेक्ट्रिसिटी, और जब इस एंड से इस एंड तक पहुंचेगी नहीं तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट थर्मोप्लास्टिक जो है वो एक बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, राइट? सो दिस इज द example, this is the activity which proves that thermoplastic is a poor conductor of electricity. These were some of the important question answers from this chapter. I hope आपको ये question answers बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, and I hope आपको ये chapter भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. We will meet you with the next chapter of your class, so stay tuned, and till then take care, bye bye.